अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंसी की। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. उसी हवाले से 20th अमेंडमेंट की स्टोरी लेकर आपके साथ आया हूँ। 20th अमेंडमेंट की कहानी 1933 में शुरू होती है, जब यूएस ग्रेट डिप्रेशन का शिकार था। उस वक्त एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल मसला था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद नया प्रेसिडेंट आता था, उसको अपना काम काफ़ी लेट शुरू करना पड़ता था। पहले जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन होती थी वो 4 मार्च को होती थी, इलेक्शन के तकरीबन 4 महीने के बाद। इस लंबे गैप को लेम डक पीरियड कहा जाता था। ये वो वक्त था जब आउटगोइंग प्रेसिडेंट के पास पावर तो होती थी, लेकिन वो इफेक्टिव पॉलिटिक्स या डिसीजंस नहीं ले पाता था। वो नए प्रेसिडेंट का जो काम है वो भी ऑफिशियली शुरू नहीं होता था। इस वजह से नेशनल इमरजेंसीज जैसे कि वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस को टाइमली एड्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। 20th अमेंडमेंट का असल मकसद ये था कि इस ट्रांजिशन पीरियड को कम किया जाए और नए इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जल्दी से ऑफिस में लाया जाए ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। अमेंडमेंट के ज़रिए इनॉग्रेशन की जो डेट है उसको 4 मार्च से चेंज करके 20 जनवरी कर दिया गया और कांग्रेस का नया सेशन 3 जनवरी से स्टार्ट करने का फैसला किया गया। ये अमेंडमेंट चार्ल्स कर्टिस और सेनेटर जॉर्ज नॉरिस की लीडरशिप में पास हुई थी, जिन्होंने इस प्लान के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया था। इस अमेंडमेंट के ज़रिए लेम डक कांग्रेस और प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम कर दिया गया। पहले जब कांग्रेस का सेशन लेट होता था, तब पुराने मेंबर्स जो री इलेक्टेड नहीं होते थे वो भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन में वोट करते थे। इस वजह से नए रिप्रेजेंटेटिव्स के आने तक कई ज़रूरी बिल्स डिले हो जाते थे। लेकिन 20th अमेंडमेंट के बाद नए इलेक्टेड ऑफिशियल्स जल्दी अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। इसका पहला प्रैक्टिकल असर 1937 में देखा गया, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट FDR पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने 20 जनवरी को ओथ लिया। उस वक्त अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था और नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। FDR ने अपनी प्रेसिडेंसी की शुरुआत से ही न्यू डील पॉलिसीज़ का आगाज़ किया, जो यूएस की इकॉनमी को रिवाइव करने और उसको प्रमोट करने और स्ट्रेंथन करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। आज की बात की जाए तो 20 जनवरी का दिन यूएस पॉलिटिक्स के अंदर एक लैंडमार्क का दर्जा रखता है। हर नए प्रेसिडेंट के साथ एक नई डायरेक्शन आती है और एक नया विजन सामने आता है। ये दिन एक सेरेमोनियल दिन नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटी होती है नए चैलेंजेस को टैकल करने की। इस दिन का जो असर है वो सिर्फ अमेरिकन के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इस दिन का असर पड़ता है, क्योंकि अपनी इनॉग्रल स्पीच के अंदर जो नया इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट होता है वो अपने विजन के बारे में बताता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताता है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, जो कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के 2025 इनॉग्रेशन के बारे में, तो ये मोमेंट अपनी जगह काफ़ी यूनिक है। ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के लिए एक एग्रेसिव और रिफॉर्म ड्रिवन एजेंडा रखा हुआ है। उनकी स्पीच में उन्होंने क्लियर किया है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को वो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. उनका सबसे बड़ा फोकस जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर है, जहां उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हैंडल करेंगे। All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. उन्होंने कंट्री की हिस्ट्री के लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑपरेशन का भी जिक्र किया, जो उनके स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन स्टैंस को रीइंफोर्स करता है। इसके अलावा ट्रंप ने एनर्जी इंडिपेंडेंस पर ज़्यादा फोकस किया है। वो एम्फेसाइज इस बात पे कर रहे थे कि अमेरिका को अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फुल पोटेंशियल यूज़ करना है ताकि फॉरेन एनर्जी डिपेंडेंसीज को ख़त्म किया जा सके। And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it.
ट्रेड पॉलिसीज़ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका फ़ोकस बायलैटरल ट्रेड डील्स के ऊपर होगा जो यूएस इकॉनमी के फ़ेवर में होंगी। इसके अलावा ट्रंप का कहना था कि उनकी पॉलिसीज़ का मकसद अमेरिका को ग्लोबलिस्ट पॉलिसीज़ से निकाल कर एक सेल्फ रिलायंट सुपर पावर बनाना है। Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. उनकी जो 2025 की इनॉग्रेशन की स्पीच है उसमें उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी काफ़ी बात की, जहां उन्होंने ये क्लियर किया कि वो यूएस एलाइज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करेंगे, लेकिन उनकी जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच होगी। मतलब जो कंट्रीज़ यूएस की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हैं उनके साथ ही पार्टनरशिप्स की जाएंगी। उन्होंने इसके अलावा मिडल ईस्ट और एशिया में पीस एफर्ट्स के लिए एक नए प्लान का भी सिग्नल दिया, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है। My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. ये जो इनॉग्रेशंस हैं ये इस बात की याद दिलाती है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ अपनी कंट्री का लीडर नहीं होता, बल्कि एक ग्लोबल पावर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर नए प्रेसिडेंट के साथ दुनिया एक नए पॉलिटिकल एरा में दाखिल होती है और ये एरा काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव लगता है। My life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कल आपके साथ एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ मिलूँगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।